हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए सेशन लेकर आया गया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली आपको 9 PM पर यानी रात के 9 बजे ये सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है। हमसे पूछा गया जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर करवा देना चाहिए। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम 7 दिन, बी 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी 21 दिन। तो 21 दिन के अंदर हमारे को जो रजिस्ट्रेशन कराना नेसेसरी यानी ज़रूरी होता है जब किसी की डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुकर खांसी सबसे ज़्यादा किस आयु समूह में होती है। तो जो कुकर खांसी के बारे में हमसे पूछा गया है, किस आयु के समूह में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। 0 से 5 साल, 6 से 9 साल, 10 से 17 साल या वृद्ध अवस्था में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 5 साल तक हमारे को ये जो खांसी देखने को ज़्यादा मिलती है, कुकर खांसी। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, त्वचा पर चकत्ते उत्पन्न होना किस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल लक्षण है। जो स्किन पर जो चकत्ते पड़ जाते हैं तो वो किस बीमारी का सिम्टम है। ऑप्शन देखेंगे टीबी, एड्स, मीजल्स, टिटेनस। तो इसका सही आंसर होने वाला है मीजल। तो जो चकत्ते पड़ते हैं वो किस चीज़ का साइन है, तो वो है मीजल्स का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, काली खांसी और डिप्थीरिया नामक बीमारी मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है। जो काली खांसी होती है और जो डिप्थीरिया होता है, ये बीमारी मेनली किस रीज़न की वजह से फैलती है। ऑप्शन देखेंगे विटामिन की कमी के द्वारा, वायरस के द्वारा, ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा या दूषित पानी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिप्थीरिया को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो डिप्थीरिया उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन 1, मरीज को अलग रखकर यानी मरीज को आइसोलेट कर शरीर से निकलने वाले पदार्थ का विषक्रमण करके, डीपीटी वैक्सीन द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे तीनों ऑप्शन है, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ये तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है। तो सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, ए बी सी डी। तो सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम है हेपेटाइटिस बी। ध्यान रखेंगे जो हेपेटाइटिस बी है इसका दूसरा नाम क्या है, सीरम हेपेटाइटिस। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक शिशु की अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है। जो बेबी होते हैं उनके जो नॉन परमानेंट टीथ होते हैं वो कब उगना स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन है 6 से 8 महीने पर, बी 4 से 5 महीने पर, सी 2 से 3 साल पर या 21 से 12 महीने पर। तो जो नॉन परमानेंट टीथ होते हैं बेबी के या बच्चों के, तो कब उगने स्टार्ट होते हैं, उसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 6 से 8 महीने में। 6 से 8 महीने पर जो बच्चों के नॉन परमानेंट दांत होते हैं, जो टेम्परेरी दांत होते हैं, वो आ जाते हैं 6 से 8 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 8, जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है। जब बेबी का बर्थ होता है तो बच्चे का, तो क्या होता है कि उसकी सामान्य यानी जनरल लेंथ कितनी होती है। तो ऑप्शन देखेंगे 30 to 33 सेंटीमीटर यानी 30 से 33 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 45, 47 से 53। तो इसका सही आंसर होगा 47 से 53 यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो जो हम बच्चे का तापमान मेज़र करते हैं तो सर्वाधिक कौन सा तरीका उपयुक्त रहता है? मुंह के द्वारा, बगल के द्वारा, रेक्टम के द्वारा या कोनी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा रेक्टम के द्वारा। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किस उम्र पर बच्चे के सिर का आकार अडल्ट्स के सिर के आकार का 90% हो जाता है? तो किस एज पर आकर जो बच्चा होता है उसका जो शेप है सर की, जो उसके हेड की शेप है वो 90% तक हो जाती है एडल्ट के मुकाबले। तो कब तक हो पाती है वो? ऑप्शन देखेंगे 2 साल पर, 4 साल पर, 6 साल पर या 8 साल पर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल पर। क्या होता है कि जो कोई भी बच्चा होता है उसके जो हेड की शेप होती है तो वो लगभग 90% एक एडल्ट के समान हो जाती है। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा लो बर्थ वेट का सही क्राइटेरिया है? इसमें टाइपिंग में इस एरर है, ये बर्थ गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं। आप देखिए जो निम्न में से कौन सा लो बर्थ वेट का सही क्राइटेरिया है? जन्म के समय बच्चे का वजन 2 किलो से कम, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम, जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलो से कम, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.75 यानी 2.75 किलो। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जन्म के समय बच्चे का जो वज़न 2.5 किलो से अगर कम देखने को मिलता है, अगर जन्म के समय बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम देखने को मिलता है तो हम उसको कहते हैं लो बर्थ वेट। कब कहा जाता है लो बर्थ वेट? जब 2.5 किलो से कम का वजन का बच्चा हो। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? तो किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? इसके ऑप्शन देखेंगे 6 माह, 10 माह, 8 माह या 12 माह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 महीने पर बच्चा क्या होता है अपने सहारे पे बैठने लगता है। जब कोई बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो वो स्टार्ट कर देता है अपने सहारे पे बैठना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से हमें ये बताना है कि जो कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे। गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। बी, गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। सी, गर्भावस्था के दौरान हार्ट रेट कम हो जाता है। या गर्भावस्था के दौरान वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे हमारे ये सारी ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला भी कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान, और गर्भावस्था के दौरान क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन जो सी है हमारा हार्ट रेट, ये हार्ट रेट कम नहीं होता, हार्ट रेट क्या होता है गर्भावस्था के दौरान ये भी बढ़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें गलत है, यानी यही सही आंसर है। बाकी देखेंगे टी, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्राफियन पुटिका का विकास किस हार्मोन के प्रभाव में होता है? तो ग्राफियन पुटिका का विकास किस हार्मोन के प्रभाव में होता है? ऑप्शन देखेंगे एस्ट्रोजन, प्रोस्टोजन, FSH या LH। तो ये किस हार्मोन के प्रभाव में होता है ग्राफियन पुटिका का विकास? ये होता है ऑप्शन नंबर सी FSH। FSH के प्रभाव में क्या होता है ग्राफियन पुटिका का विकास होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। गर्भावस्था के दौरान कौन से हार्मोन संरचना निर्माण के लिए शक्ति गृह यानी पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, गर्भाशय, स्तन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है गर्भावस्था के दौरान हार्मोन संरचना का निर्माण की शक्ति
करता है और शक्ति देता है और उसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए या मेंटेन रखती है। तो जो ह्यूमन में क्या होता है, जो प्रारंभिक गर्भावस्था होती है या जो प्राइमरी स्टेज होती है उस पर क्या मेंटेन रखती है। तो ऑप्शन देखेंगे, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम, स्तन, और फोर्थ ऑप्शन है ग्राफिन पुटिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। HCG की अर्धवायु क्या होती है, यानी जो HCG की हाफ लाइफ पूछी गई है हमसे, HCG की हाफ लाइफ। तो ऑप्शन है हमारे पास 10 दिन, 24 दिन, 24 घंटे और 10 मिनट। तो जो HCG की जो हाफ लाइफ होती है ये होती है 24 दिन की। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें करेक्ट आंसर है। तो सॉरी ये इसमें थोड़ा टाइपिंग का एरर है, सी ऊपर लिखा है, बी नीचे लिखा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी यानी जो बी के स्थान पर लेगा 24 दिन, 24 दिन जो वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है। निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है। ऑप्शन देखेंगे, अंडाशय, क्लाइटोरिस, गर्भाशय या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो होगा क्लाइटोरिस, ऑप्शन बी। तो जो क्लाइटोरिस क्या है कि जो मादा में एक बाह्य जननांग है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। गर्भावस्था की वह समय विधि जिसमें प्रथम तिमाही कहा जाता है। तो जो प्रेगनेंसी की वो टाइम पीरियड जिसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, यानी प्रथम तिमाही कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है प्रथम 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी 5 से 6 सप्ताह, 13 से 28 सप्ताह या 29 से 40 सप्ताह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम 12 सप्ताह। जो फर्स्ट जो 12 वीक का जो पीरियड होता है इसके अंदर क्या होता है, इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, यानी प्रथम तिमाही कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का। तो गर्भावस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जानी जाती है। तो जो प्रेगनेंसी की वह समय यानी वह टाइम पीरियड जिसको द्वितीय तिमाही के नाम से जाना जाता है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है प्रथम 12 सप्ताह, 5 से 6 सप्ताह, 13 से 28 सप्ताह और डी 29 से 40 सप्ताह। तो इसका सही आंसर होगा 13 से 28 सप्ताह। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 12 सप्ताह, उसके बाद 13 से 28 ये सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो द्वितीय तिमाही कहा जाता है 13 से 28 सप्ताह। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13 से 28 सप्ताह। तो गाइस ये था हमारा आज का सेक्शन। अगर आपने चैनल को अभी लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो से आपको डेली ठीक 9 बजे मिल जाया करेगा। एंड थैंक यू।